वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे शो में द इनसाइट विथ सक्सेसफुल पर्सन। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आपका जो भी साइकोलॉजी का क्या स्कोप है और साइकोलॉजी में हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं और जो भी समाज में जो मिथ हैं इसके बारे में, उनके बारे में भी आज चर्चा करने वाले हैं। और बाकायदा आज हम ये देखने वाले हैं कि एमफिल है या फिर आपका पीजी डिप्लोमा जो होता है, कोर्स जो चला है, जो आरसीआई के द्वारा चलाया गया है, और भी बहुत सारे जो कोर्सेस हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंस है, क्या क्या उसमें चीज़ें हमारी चीज़ें मिथ फैलाई गई हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में आज हम बखूबी रूप से चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ अभी लाइसेंस प्राप्त की हुई एक हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और आज उन्हीं से इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं मिस पेनू कुमारी का। थैंक यू सो मच सर अपने शो में बुलाने के लिए। जी, आपसे मिलना हमारा लगभग शायद 2 साल पहले हुआ होगा, है ना? तब से मैं आपको जान रहा हूँ। तो मैम, पहले तो दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, शख्सियत हैं और कैसी हैं। तो आप पहले बार में अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दे दें। ठीक है सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पेनू कुमारी है एंड पहले मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया, उसके बाद बीएड किया, फिर एमएड किया, फिर एमए इंग्लिश लिटरेचर किया एंड उसके बाद मैंने जॉब की एज अ लेक्चरर टीएमयू यूनिवर्सिटी में। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड दिस इज़ नॉट माई पैशन। ओके। सो उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एंड फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो टोल्ड टू मी, मैम आप कुछ नया कीजिए। जैसे मैं क्लास में मोटिवेट करती थी स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर्स में। तो देन फिर आया कि हाँ, मेरा पैशन था साइकोलॉजी में जाने का। एंड वन डे माय फादर सेड कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, ज़िंदगी में क्या करना चाहती हो। तो देन मैंने बोला, पापा मुझे साइकोलॉजी सब्जेक्ट में मास्टर्स करना है। उस टाइम पे मुझे एमए इंग्लिश लिटरेचर मिला हमारे यूनिवर्सिटी में। आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो देन आई डिड माय होल एजुकेशन एज अ regular student, not a private. Okay. Or IGNOU through. So I did after that my father said okay ठीक है, कोई बात नहीं, जॉब नहीं करनी है। नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है। I did 1 year। इस चीज़ों पर जॉब की बात नहीं आती है तो गार्जियन का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अलग होता है कि जॉब नहीं करना है, आप सेटल नहीं होना चाहते हो। राइट। एंड शादी के लिए भी प्रेशर था उस टाइम पर। तो देन मैंने बोला कि नहीं, मुझे ना ही शादी करनी, ना ही मुझे। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो गए। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। एंड फिर उसके बाद माय फादर से ठीक है, करना क्या चाहती हो। मैंने बोला कि मुझे ना मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है। तो माय फादर हर्ड दिस थिंग एंड ही सेड ये क्या होता है। Got it? Because people don't know about what is the psychology. And then उसके बाद लाइफ में कुछ डिप्रेशन वाले भी फेज आए मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में एंड मेरे 2 छोटे सिबलिंग्स हैं, सिस्टर्स, एंड उसके बाद एक ब्रदर है मेरा। एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि शादी करनी, रिलेटिव्स का टॉर्चर, सबका टॉर्चर। देन मैंने डिसाइड किया कि इस टॉर्चर से निकलने के लिए ना कुछ नया करना पड़ेगा। और जैसे लोग ऑब्वियसली स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा प्ले करता है आपकी लाइफ में, लेकिन लोग ने इसको जानने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या प्रॉब्लम है। जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी की प्रॉब्लम, लोगों ने बहुत ताने मारे, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने मेरा एडमिशन करवा दिया फाइनली। एंड आई वॉज सरप्राइज व्हेन माय फादर केम एंड ही सेड कि मैंने एडमिशन करवा दिया। एंड मैंने बोला कि किस में? बोले कि साइकोलॉजी में। फिर उसके बाद मैं जैसे मैंने जॉब से रिज़ाइन किया, जॉब वाले एचआर ने बोला कि नहीं हम इतनी अच्छी फैकल्टी को नहीं छोड़ेंगे। देन मैं बोला कि नहीं सर, मुझे करना ही नहीं है फॉर द डोमेस्टिक प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंटिन्यू माय जॉब। तो देन फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट किए। फिर मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेरा एडमिशन हो गया फ्रॉम द IGNOU डिस्टेंस थ्रू। राइट। अच्छा। IGNOU से, क्योंकि करना था रेगुलर स्टूडेंट। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है पहले कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ा हो, पूरा एजुकेशन फील्ड की हूँ मैं। ग्रेजुएशन में मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर था, हिंदी लिटरेचर था एंड हिस्ट्री था। फिर उसके बीएड, एमएड, यू बेटर नो कि क्या होता है उनमें। फिर उसके मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कर पाई मैं, मास्टर्स इन साइकोलॉजी नहीं कर पाई। तो दैन IGNOU में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद उसमें भी 3 फील्ड होती हैं,
एंड फर्स्ट ईयर में आपको सारे पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं। जी जी। सेकेंड ईयर में जाके 3 फील्ड्स आती हैं, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ओके, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी। यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इग्नू में जो आपका भी ये 3 फील्ड की बात कर रही हैं, तो जब ये पहले था 3 फील्ड था, लेकिन कोविड के बाद 2021 से जो हमारा है इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी भी आ चुकी है। हम इग्नू के बारे में चैलेंजेस के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले हमारा जो आज शो है वो पीजीडीसी और साइकोलॉजिस्ट कैसे बने उसके बारे में है। हम इग्नू के बारे में बात करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहेगा। और हम लोग बाकायदा जामिया से जो पीजीडीसी करते हैं उनके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहें और सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम आपके ये मुझे जानना है कि क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, हाँ और वो बाकायदा इस फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए चैलेंजेस क्या क्या होगी? एक तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस ये आता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हो कि आर यू रेगुलर स्टूडेंट और इग्नू स्टूडेंट। तो मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए थे, एमईटी के भी दिए। मीन्स जिसका फॉर्म आरसीआई वेबसाइट पे जाओगे आप, तो आरसीआई वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको कौन से एग्ज़ाम, क्या डेट कब है, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा वहाँ से जाके। तो क्या ये कंपलसरी है कि आप रेगुलर कॉलेज से करो? नहीं, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी वालों नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, डिपेंड करता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्म्स अलग अलग हैं, कॉलेज के नॉर्म्स अलग हैं। एंड आई ऑल्सो डिड माई मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम इग्नो, and after I did PGDC course also, what you ever discussed earlier about the Jamia University, तो I did it। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रेगुलर ही होना चाहिए, क्योंकि आप जाके एनसीईआरटी, हाँ बस वो है कि कुछ यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कुछ नॉर्म्स बनाए, जिसकी वजह से आपका है कि आप कोर्स के लिए जाते हो तो आपका लिस्ट कम हो जाता है ना। क्योंकि ना जब आप ना इग्नो से करते हो इतनी बेसिक आपकी क्लियरेंस नहीं हो पाती है। आप रेगुलर से करते हो तो लाइक आपको अप टू डेट रहते हो, पूरा आप पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम्स भी होते हैं, सेमेस्टर्स और यूनिट टेस्ट भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग थोड़ा प्रेफरेंस कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे सजेशन के बारे में पूछूं कि अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हैं जो हमारे क्लास 12 में हैं या फिर जो बैचलर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए यही रहेगा कि आप डिस्टेंस से ना करें, रेगुलर से करें, ताकि आपके लिए कहीं भी आप एडमिशन लो तो आपके लिए स्कोप पूरा ओपन रहे, सारी यूनिवर्सिटी के लिए ओपन रहे। वरना क्योंकि मैंने भी देखा है कि जैसे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है आपका नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वो इग्नू वाले स्टूडेंट को इंट्रेंस टेस्ट भी देते हैं, बाकायदा इग्नू वाले को एडमिशन भी देते हैं। लेकिन आमिटी है और भी यूनिवर्सिटी हैं वो बाकायदा रेगुलर स्टूडेंट को मना कर, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, आमिटी हो गई, तो ये जो ओपन से जो बच्चे होते हैं उनको ये मना कर देते हैं, उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए मना कर देते हैं, उनका एडमिशन नहीं लेते हैं। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर अगर जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं अभी फ़िलहाल आप लोग वो रेगुलर कॉलेज से कीजिए। और अगर आप लोग फिर करोगे इग्नू से करोगे तो आपके लिए स्कोप काफ़ी गिन चुन के एका दुक्का कॉलेज होंगे, वरना बाकी गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको रेगुलर कॉलेज ही डिमांड करती हैं एमफिल के लिए या फिर ये सब कोर्सेज़ के लिए। तो पहला सजेशन तो आप लोगों को सब चीज़ मिल ही चुका है, बाकायदा एक्सपीरियंस ये हमारे हैं, तो ये चीज़ है। तो आपने तो मैं ये कहूँगा कि आपने पीजीडीसी यहाँ से कि जो आपने डिप्लोमा किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी आपने किया है, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम एमईटी यूनिवर्सिटी। तो ये एमफिल से कैसे डिफरेंस ना? एमईटी ये आपका पीडीसीपी और एमफिल में इतना डिफरेंस है, एमफिल में आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो डायरेक्ट जाकर, ओके, बट चीज़ें दोनों की सेम ही है। जी जी। उसमें आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता है, पीडीसीपी में आपको रिसर्च वर्क नहीं करना है एंड आपको अपना क्लिनिक ओपन करना है, तो देन यू आर एप्लीकेबल टू ओपन योर ओन क्लिनिक आफ्टर दैट 1 ईयर कोर्स पीडीसीपी। एंड एमफिल में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मीन्स आप चाहते हो कि मैं एजुकेशन फील्ड में जाऊँ, एमफिल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, तो देन एमफिल करते हैं लोग। मुझे इसमें जाना ही नहीं था बिकॉज ऑलरेडी आई डिड एजुकेशन फील्ड एमएड, तो देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू असिस्टेंट प्रोफेसर रिगार्डिंग फॉर द एमफिल स्टूडेंट। तो बेसिक अगर इसमें फ़र्क देखा जाए तो जो हमारा डिप्लोमा जो कोर्स है वो 1 ईयर का है, एमफिल 2 ईयर्स का है, और जो हमारा डिप्लोमा वाला कोर्सेस है उसमें आप है कि एजुकेशन आप किसी को पढ़ा नहीं सकते हो, एजुकेशन वाला नहीं है, आप बस प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो, आप क्लिनिक दोनों में खोल सकते हो, बस बेसिक डिफरेंस है कि आप किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर पढ़ाना है तो आप एमफिल कर सकते हो बाकायदा, और ऐसे तो पीएचडी भी कर सकते हैं, मास्टर्स में आप पीएचडी भी कर सकते हो, वहाँ भी आप जा सकते हो पीएचडी करके। तो एमफिल में है कि आप एमफिल
में दोनों फ़ायदे मिल जाते हैं। तो आप लोग ये, क्योंकि तो अब आप जिसको करना है वो 1 साल का कर सकता है, बिल्कुल ही है। तो मैम ये आमिटी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे इसमें एडमिशन कैसे होगा, क्या इसके प्रोसेस होंगे? ओके, राइट। क्योंकि बहुत सारे दर्शक होंगे जो इसमें जानना चाहेंगे कि आमिटी के और कैसे इसके टेस्ट के क्वेश्चंस जो आते हैं। ओके, राइट सर। पहले तो आपको ना नॉर्मली आपका सिलेबस होता है जो आपका ग्रेजुएशन आपने मास्टर्स में पढ़ा हुआ है, वो सारे आपको पढ़ना ही है, बेसिक ही है। तो देन सारा चीज़ बेसिक ही आता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड आता है, और कुछ जीके भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम होता है पहले आपका। जी जी। सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, सब यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होता है। ओके। कुछ लोग क्वेश्चन को देखकर आपको ब्रीफ में भी लिखना होता है 1 पेज का, ओके, गॉट इट। और कुछ लोगों का होता है कि सबके ही नॉर्म्स अलग है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे टेस्टिंग जो भी आपने सीखा है उसके बारे में पूछा जाएगा। एंड जीडी भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है। मेरे में तो ग्रुप डिस्कशन हुआ था, एंड बोथ का सिमिलर ही होता है, जैसे पीडीसीपी एंड एमफिल का दोनों का सिमिलर होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। एंड सब यूनिवर्सिटी का अलग है, कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन नहीं करवाते हैं। तो बाकायदा हमें आपको जो भी सब चीज़ों का प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा, और जो भी है टेस्ट आप लोग करते हो बाकायदा, क्योंकि आप क्लिनिकल सेटिंग में जा रहे हो, तो आपको उसको लेकर जो भी डिसऑर्डर हैं सभी क्लिनिकल सेटिंग का आपको नॉलेज बखूबी रूप से रखना पड़ेगा। राइट। तो ये आपके लिए मायने रखता है। राइट सर। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ने पड़ेंगे, है ना मैम? राइट। तो मैम ये जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आमिटी के अलावा, क्योंकि आमिटी का फी स्ट्रक्चर क्या होगा, बता सकती हैं? फीस स्ट्रक्चर सब यूनिवर्सिटी का सर अलग अलग है, और जी। आप ना आरसीआई पे जाके वेबसाइट पे देख सकते हो कि क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नहीं होता है, ईयर वाइज चेंज होता रहता है। ओके ओके। क्योंकि आई डिड माय पीडीसीपी 2022-2023 बैच, तो देन सबका अलग अलग है। ग्वालियर यूनिवर्सिटी का आपको अलग मिलेगा, नोएडा का अलग मिलेगा, एंड मानेसर का अलग मिलेगा, जयपुर का अलग मिलेगा। तो हमें सारी वेबसाइट पे जाकर चेक करना होगा, और आरसीआई की वेबसाइट बाकायदा चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी को, कौन कौन से कॉलेज को, कौन कौन से ब्रांचेज को आरसीआई ने रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है, और किस किस को उन्होंने देख रखा हुआ है। तो हमें ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। राइट सर। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप आरसीआई की वेबसाइट पर जाएं और बार-बार विजिट करना पड़ेगा, विजिट करके अपडेट लेते रहें, क्योंकि आरसीआई बाकायदा नॉर्म्स निकालती है और कुछ कुछ कॉलेज को हटाती भी रहती है। तो बाकायदा आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। इसमें ना सर मेरे को एक चीज़ ऐड करनी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है, निम्हांस हुआ, रिप्स हुआ, तो उसमें भी आपका ना एज कंपेरिजन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत कम, केजीएमयू हो गया आपका, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो लखनऊ में है, तो उसमें काफ़ी कम फीस है, क्योंकि दिस इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट में तो अंतर होगा। एक और जो मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जैसे कि कुछ आजकल हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट को, मैंने साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं कि कुछ काउंसलर हैं, वो बाकायदा मास्टर्स करने के बाद वो सेटिंग में आ जाते हैं और वो काउंसलिंग करते हैं। तो क्या ये एक तरह से लीगल है या फिर इलीगल है? क्या ये ऐसा कर सकते हैं कि हम मास्टर्स करने के बाद क्योंकि कुछ स्टूडेंट का सवाल आता है कि मैं मास्टर्स कर लिया हूँ, मास्टर्स करने के बाद मैं ये काउंसलिंग कर सकता हूँ कि नहीं, तो इसके बारे में क्या होगा, क्या बेटर क्या रहेगा? सर देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सारे काम होते हैं जी, ठीक है, आप जानते ही हैं। कुछ एक्चुअली जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपके पास ना सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट आ गया, ओके, एंड उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे उस टाइम पे? आपको तो जेल हो जाएगी, क्योंकि यू डोंट हैव अ लाइसेंस। गॉट इट माय पॉइंट? तो इसलिए आरसीआई जो रिकमेंड करती है, एक लाइसेंस आपको रिकमेंड करती है कि आप बिल्कुल करेक्ट पर्सन हो, इसलिए हमने आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया, क्योंकि इसमें आपको इट्स अ रेगुलर कोर्स, नॉट योर इग्नो काइंड ऑफ कोर्स। गॉट इट माय पॉइंट? हमारा 4 दिन प्रैक्टिस था, 8 बजे से लेके 5 बजे तक ओपीडी सेशन, ओके, एंड फिर उसके बाद 2 दिन हमारा एकेडमिक प्रोग्राम्स होते थे, उसमें सेमिनार प्रेजेंट होते थे, प्रेजेंटेशन होती थी, केस प्रेजेंटेशन होती थी। मीन्स आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका दिन कब स्टार्ट हुआ है, कब दिन खत्म हो गया, सॉरी। तो लाइक हमें ऐसा लगता था कि संडे कब आ गया मालूम नहीं चल रहा, पूरा 1 साल कैसे, और हर दिन आपको ना चैलेंजेस फेस आउट करने हैं, एंड लर्निंग करने में भी बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि आप जो डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आप उसके अंदर पढ़ते हो, बुक्स के अंदर ICD-10, DSM-5, अब तो ICD-11 आ चुकी है, ठीक है,
एंड वो चीज़ें आप जाके पेशेंट्स की देख रहे हैं ओरिजिनल वे में, रियलिटी में, कि हाँ ये सिम्टम्स है तो ये किस डायग्नोज में आएगा। जी जी। तो ये काफ़ी है कि हाँ हमारे क्योंकि रेगुलर कोर्सेज करते हैं तो जाते हैं तो वहाँ पर उनको प्रैक्टिस होती है, बाकायदा पेशेंट को डील करते हैं, तो क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है किस तरह से पेशेंट को डील करना है। और जो हमारे जो ऐसे ही जो नवयुवक हैं जो कि मास्टर्स करने के बाद काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो सिर्फ थ्योरी पर है, उनको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने RCI रिकॉग्नाइज और RCI निकाला है। तो अभी तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है जिसके तहत काफ़ी रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, काफ़ी कंफ्यूजिंग थोड़ा बना हुआ माहौल। तो इससे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एमफिल को रिगार्डिंग लेके काफ़ी एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि एमफिल बंद हो गया है और ये सब चीज़ें। तो मैम से मैं पूछना चाहूँ क्या एमफिल के बारे में क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो बंद हो गया, कहा जाएगा एमफिल इज डिसकंटिन्यू? नो, एमफिल की जगह नेक्स्ट ईयर से दूसरा नाम रखा जा रहा है। आई नॉट श्योर अबाउट दिस, और आप RCI पे जाके या वेबसाइट पे जाके देख लेंगे कि उसका नाम क्या है, बट कोई डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, बस उसका नेम चेंज हुआ है। जैसे PDCP साइडी सेम है, एमफिल को फिलहाल नेम एमफिल ही है ना? हाँ, अभी एमफिल ही है। तो अभी फिलहाल एमफिल ही नेम है, हो सके फ्यूचर में हमारा नाम चेंज हो सकता है, लेकिन है कि एमफिल साइकोलॉजी में डिसकंटिन्यू है। मेरा भी यही लॉजिक है, क्योंकि मैंने भी पहले दर्शकों को बताया कि एमफिल क्योंकि इसलिए डिसकंटिन्यू नहीं, क्योंकि जब एमफिल को बनाने की चर्चा हो रही थी कि ऐसा RCI रिकॉग्नाइज किया जा रहा था तो उस समय था कि कौन सा कोर्स का क्या नाम रखा जाए, तो एक अलग नाम उनके दिमाग में नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि एमफिल क्योंकि बराबर ही एमफिल का प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो इसीलिए एमफिल कर दिया गया बस उसका नाम चेंज हो चुका है, मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई नहीं, वो बाकी अपडेट हम नेक्स्ट टाइम पे बता देंगे। तो मैम बाकायदा हमें मिलते रहेंगे बार बार, वीडियो में आगे भी मिलेंगे, किसी डिसऑर्डर पे हम चर्चा करते रहेंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में मैम का लिंक भी दे दूंगा, मैम के कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा और इंस्टाग्राम जो भी होंगे हैंडल, तो जहाँ भी कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में मैम डाल दूंगा, आप मैम से डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन होगा कर सकते हैं। बाकी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट पे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको दे दूंगा। मेरे भी इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ भी आप आ सकते हो। तो इसमें ना सर एक चीज ऐड करना था, जैसे आपने बोला ना काउंसलिंग के बारे में बोला था, तो RCI वाले जैसे PDCP कोर्स कर लिया, ठीक है, तो इसमें साइकोडायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनती है, साइकोथेरेपी रिपोर्ट बनती है, मीन्स एक आपको थेरेपी वाला, वी आर अ थेरेपिस्ट टू, हम थेरेपी देते हैं पेशेंट को ना, एक प्रॉपर वे से थेरेपी। ये नहीं कि OCD का पेशेंट हम दूसरी से लगा देंगे थेरेपी, नहीं, OCD पे उसी CBT लगानी है तो किस वे से लगानी है, ये चीज़ें काउंसलर्स को नहीं मालूम होती है। तो ये क्लिनिकल सेटिंग हमारी क्लिनिकल सेटिंग। बेसिकली जो काउंसलिंग जो होती है, जैसे डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी है, तो ये अलग अलग है। रिहैबिलिटेशन हो गया तो अलग है। जैसे चाइल्ड का होता है, चाइल्ड का स्पेशलिस्ट वाला होता है इसके अंदर, आई कुडंट रिमेंबर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजी, वो एक पर्टिकुलर एरिया है, वो सिर्फ चाइल्ड के ऊपर काम करेगा। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, वी आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ओके, तो हम हर पेशेंट को डील करेंगे। क्लिनिकल टर्म एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, ये अम्ब्रेला हो गया, हम हर जगह घुस सकते हैं। राइट। तो बेसिकली मैं भी यही सभी बच्चों से यही कहता हूँ कि आप लोग अगर करना चाहते हो कोई भी, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर पार्टिकुलर आप एक डोमेन में फिक्स होना चाहते हो तब तो ठीक है, वरना अगर चाहते हो कि नहीं मैं ऑलराउंडर बनूँ तो आपके लिए क्लिनिकल काफी ज्यादा सर है, फिर उसका कहीं भी घुस सकते हो। आप चाइल्ड को भी देख सकते हो, है ना, सारी चीजें सबको देख सकते हो, आप बच्चों को भी देख सकते हैं, आप बुजुर्गों को भी देख सकते हैं, क्योंकि रिहैबिलिटेशन को भी देख सकते हो, सबको देख सकते हो आप। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट पसंद है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी मैं ये जनरल चीज़ें के बारे में बात करना चाहूँ। अभी हम लोग बात कर लिए कि RCI किससे कहाँ देखना है। अच्छा, RCI का एक और चीज़ है कि ये जो आपने जब कोर्स कंप्लीट किया तो RCI लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है? लाइसेंस के लिए सर वहाँ से आपको ऑथेंटिफिकेशन लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी के थ्रू, और साथ में आपको मार्कशीट मिलेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसकी वेबसाइट होती है RCI की रजिस्ट्रेशन की, वहाँ पर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने मेल बनाकर, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो आपका RCI नंबर जनरेट कर देते हैं वहाँ पर। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। हाँ, इट्स सिंपल प्रोसेस, कोर्स कंप्लीट, क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी खुद RCI से एफिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि आपने RCI में एडमिशन क्यों लिया है, RCI से रिप्यूटेड लिया ना, तो ऑब्वियसली आपको लाइसेंस तो मिलेगा। जी। तो ये है कि आपको कोर्सेज में जो चैलेंजेस आने वाली, कोर्सेज में चैलेंजेस आने वाली हैं और उसी को अच्छे से करना है। राइट। ठीक है। तो खैर
तो अभी है कि मैम ये बात करना तो जो बाकी स्टूडेंट जो अलग जो साइकोलॉजी फील्ड से भी अलग हैं उनके लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है रेगुलर जो भी, क्योंकि मैंने भी जब भी पढ़ाया है किसी को, तो ये कि जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो मन में आते हैं कोर्स करिए या फिर कोई काम करते हैं हम लोग, जो भी एस्पिरेंट होते हैं हमारे पास, तो किसी भी उनका गोल चाहे कुछ भी हो, तो हमारे गोल की ओर ना हमेशा रह कर कि हर 2 हफ्ते पर 3 हफ्ते पर हर दिन हमें आता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ने वाला हूँ। तो इसको कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आपने आपको खुद मोटिवेट सेल्फ मोटिवेट कैसे किया जाए? सर मेरी लाइफ में भी इसमें जब मैंने कोर्स में एडमिशन लिया था, आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑल डे, नॉट अ सिंगल डे कि आज मुझे चैलेंज नहीं आएगा। मैं जाती हूँ, मेरे को बस नहीं मिलती है, ठीक है, फिर वहाँ पर मैं वेट करती हूँ कि नहीं आज हो जाएगा, एंड 1-1 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको कोर्स करना है ना, आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ेगा, इनर मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। और इसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया एंड फैकल्टीज़ ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं गिव अप कर दूंगी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा था कि नहीं अब मेरे से नहीं हो रहा है, बट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स सपोर्टेड मी एंड यू ऑल्सो सपोर्टेड टू मी दैट टाइम कि नहीं हो जाएगा, आप करो तो सही, गिव अप मत करना। आई थॉट कि कर पाऊंगी मैं, क्योंकि बिकॉज माई फील्ड वॉज टोटली डिफरेंट, बिकॉज आई वॉज अ एजुकेशन फील्ड and after that I quit that education field and I came in this field साइकोलॉजी वाला। मुझे सीरियसली मुझे साइकेट्री का भी नहीं पता था, व्हाट इज अ साइकेट्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोटिक एंड न्यूरोटिक, जी ये सारी चीज़ें क्लियरेंस नहीं थी। जब आपने इसमें एडमिशन लिया फिर उसके बाद आप वो भी एक नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना, नॉन साइकोलॉजी से आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड में आए, एंड फिर उसके बाद मेरे फैकल्टीज़ ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, एमईटी की फैकल्टीज़ ने, एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जस्ट लाइक यू एंड ऑल भी लोग हैं, और मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे। इनफैक्ट मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम पे मेरे फादर और स्पेशली आते थे मुझे एग्जाम दिलाने के लिए। एक होता है पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, तो हिम्मत मिलती है, आपको ऐसे मिलता है कि नहीं आपके पास ना कोई है, क्योंकि मैं अकेली यहाँ पर रह रही हूँ, कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो मुरादाबाद से स्पेशली गुड़गांव आ रहे हैं मेरे लिए एग्जाम दिलाने के लिए, गॉट इट। एंड मैं बोलती हूँ नहीं पापा आप मत आओ, एंड मेरे पापा बोलते नहीं मैं आऊँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें मेरे को ऑटो नहीं मिल रहा था, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द कैब कि मैंने बुक कर दिया है अभी आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। एंड माई फादर कॉल टू मी, वेयर आर यू राइट नाउ, मैंने बोला कि मैं रूम पे हूँ, बोले कि कम डाउन, मैंने बोला कि मैं फिर नीचे आई, डाउन स्टेज आए, एंड मेरे को ऑटो नहीं मिला। 10 बज चुके थे, 10:30 बजे मेरा प्रैक्टिकल स्टार्ट था। फिर ऑटो बुक किया मेरे फादर ने, कैब नहीं मिला, बुक करके मुझे लेके गए कि नहीं, लिटरली कहा जाता है फादर का सपोर्ट हाँ, बहुत मिला, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक मैं यहाँ पर ना सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से ही पहुँच पाई हूँ। एक बार मेरी मम्मी ने व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, उस टाइम पे ऑब्वियसली आपको पता है टीनेज में होते हो आप, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होती हैं, तो सब लोग मुझे समझा रहे थे, एंड माई मम्मा सेड वन लाइन, आज आप ना इसको समझा रहे हो ना, एक दिन आएगा ये लोगों को समझाएगी। राइट, सरस्वती मुंह पे आती है ना, तो वही देखा जाए तो ना आपको चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, नेवर एवर गिव अप, क्योंकि आपने ना इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है कोई, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ। सो डू योर हार्ड वर्क, डू योर बेस्ट एफर्ट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, you will do it, life is एक once, बार जो ठान लिया उसे करके दिखाना है, लाइफ एक ही बार मिलती है आपको, और इसमें आप हमें जो अब हमने जो ठान लिया उसको करके दिखाना है, राइट। और क्योंकि बाकी लोगों को भी शो करना है, जो लोगों ने आपके अगेंस्ट में काउंटर किया गया है आप शो करना है। नहीं, सबसे पहले है आपको ना, क्या होता है हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं, आपको अपने लिए करना है कि नहीं, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अपने आप को 10 साल में या 5 साल में कहाँ पर देखना चाहता हूँ, उस टाइप से आपको मेहनत करनी चाहिए। तो फ्यूचर गोल तो यही है कि आप लोग मोटिवेट करने के लिए अपने जो फ्यूचर गोल आपने वो कर लिया है, डिसाइड कर लिया कि मुझे उस गोल पे पहुंचना है, तो आपको बस उस गोल को ध्यान रखना है, और उस गोल को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते ही रहना, चाहे वो कोई भी गोल हो, चाहे आपका यूपीएससी का गोल हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे साइकोलॉजी का गोल हो। चैलेंज हर सभी के लाइफ में आते हैं, जो भी बिजनेस है, कोई हमारे पास जो हमारे पास टाटा हो गए या फिर हमारे पास इलन मस्क हो गए, तो वो ऐसे ही नहीं बने, हर सबके
सब में चैलेंज आया, जो भी हमारे ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, चैलेंजेस सभी को आते हैं, तो हमें आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए। चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे तो आप वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। डिस्कम्फर्ट जोन में आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि चैलेंजेस आपको डिस्कम्फर्ट जोन में आते हैं जी। तो अब ये हम बात करना चाहते हैं कि हम लोगों ने सब चीज़ देख लिया कि जो आमिटी है उनके फीयू के बारे में आप वहाँ से आप देख सकते हो, सीट वूट सब चीज़ शायद सब वहाँ मिल जाएंगे वेबसाइट पर। तो क्योंकि हर साल चेंज होता है, तो अगर मैंने कुछ बता दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो आप लोग वेबसाइट पर बाकायदा देखें, टेस्ट वहाँ पर बाकायदा होती हैं, और बाकायदा भी RCI कुछ और भी कॉलेज जैसे आमिटी पटना को भी मिल गया है, RCI मिल गया है, नोएडा को मिला हुआ है, ग्वालियर को मिल गया है, जयपुर को भी बाकायदा मिल चुकी है। तो आमिटी के लिए है। बाकी हमारे पास गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है आपके पास, और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी भी है आपका, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और रांची में 2 यूनिवर्सिटी रांची में हमारे पास है, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो सभी का आप RCI की वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरा वेबसाइट पे हर साल जब भी अप्लाई करते हो, अप्लाई करने से पहले एक बार RCI के वेबसाइट पे जाइए और सब फिर उसके बाद एक एक करके सब पे चेक कीजिए। एंड इसमें क्या होता है सर, आपको सब ना जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ लोगों को लगता है एमिटी यूनिवर्सिटी एक ही पेपर लेती है, गॉट इट, लेकिन सब रीजन का अलग अलग है। लखनऊ का अलग है, तो हमें अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, तो अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये एक चीज़ न्यू है जो आप लोगों के लिए जानने को मिला है। तो आमिटी में अगर स्पेशली कोई इंटरेस्टेड है तो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ठीक है। बेसिकली आमिटी हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, सबका अलग अलग फॉर्म आता है, सब पे अलग अलग भरना पड़ेगा। आमिटी का हर कॉलेज का अलग अलग भरना पड़ेगा, रूल्स भी अलग है, रूल्स भी सबके अलग हैं, ठीक है, सबके फी भी अलग होंगे, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हो गई। खैर, तो अभी है कि अब हम लोग थोड़ा सा जनरल चीज़ें के बारे में डिस्कशन करते हैं कि साइकोलॉजी के लेकर हमारे समाज में बहुत सारे मिथ्स हैं। तो इंडिया में साइकोलॉजी का क्या स्कोप है? क्योंकि जैसा कि आपने फादर को बताया कि मैं साइकोलॉजी में जाना चाहता हूँ, हाँ। ये क्या है उन्हें पता नहीं, राइट, उनको मालूम नहीं हाँ। कि ना तो, ये क्या होता है, मनोवैज्ञानिक क्या होता है, क्या बन जाओगे आप। एंड आई टोल्ड टू फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो आई वॉन्ट टू परस्यू साइकोलॉजी। तो देन बोलते अच्छा साइकोलॉजी से क्या उखाड़ लोगे आप, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए गए। तो देन आई सेड एट दैट टाइम आई वाज लाइक अ मम कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड देखो साइकोलॉजी जब से कोविड आया, लोगों को काफ़ी इसके बारे में पता चला है कि हाँ साइकोलॉजिकल कुछ बीमारियाँ होती हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि ओवर थिंकिंग, कि ओवर थिंकिंग हुई जा रही है, कोई ना कोई थॉट चल रहा है, समटाइम्स रूमिनेशन ऑफ थॉट, एक थॉट ही कंसिस्टेंसी में चला जा रहा है। तो साइकोलॉजी से आपको ना जो मिथ्स हैं, अभी तो जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, जैसे कोविड के बाद से कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है, न्यू है ये सब, और बहुत कम लोग हैं साइकोलॉजी में। मैंने भी देखा है कि जब से कोविड के बाद क्या है कि बूम ये कर गया है, जहाँ एडमिशन्स के मैंने भी जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है, मैं बताता हूँ कि मैंने पटना कॉलेज से पढ़ाई की है, और पटना कॉलेज से जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मेरे साथ जो थे मुश्किल से 12-13 बच्चे थे। अगले साल 6 बच्चे आए, आप बिलीव नहीं करोगे। लेकिन जैसे थर्ड ईयर आया, और थर्ड ईयर में मैंने देखा कि लगभग 31 बच्चे थे, और उसके बाद से 31 का रेशियो अभी तक कम नहीं हुआ है और लगातार जारी है। बाकायदा अभी और भी देखेंगे आप लोगों को मैं बता दूँ कि साइकोलॉजी, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि साइकोलॉजी एक वो नहीं कोई दे रहा है, अभी एक इंदौर में एक कॉलेज है रेनेसा यूनिवर्सिटी, वहाँ अगर मास्टर्स के बच्चों को आप देखोगे तो आप कहोगे ये सब कैसे पढ़ रहे हैं। बाकायदा वहाँ बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, और बहुत सारे का एज जो है वो 40+ है, वो साइकोलॉजी मास्टर्स कर रहे हैं। हमारे साथ सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, हमारे साथ वन इज़ 46 समथिंग एज थी उनकी, वो खुद PDCP कोर्स किया उन्होंने, और ऑलरेडी वो PhD स्कॉलर हैं। तो देख सकते हैं PhD स्कॉलर हो कि भी PDCP कोर्स किया है, क्योंकि हमें ये लाइसेंस चाहिए, राइट पढ़ना है। हाँ राइट, तो PDCP कोर्स किया। आप देखो मेरी कुछ मैम्स भी हैं, वो जयपुर में है, तो देन उन लोगों ने भी ना PhD करने के बाद जी गॉट इट, कुछ केरला की हैं एंड कुछ जयपुर की भी हैं, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे से बहुत सीनियर है, एंड उन लोगों ने PhD करने के बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, एंड उन्होंने खुद सेम कोर्स किया PDCP कोर्स। तो ये देख सकते हैं क्योंकि स्कोप तो बड़ा है, स्कोप है, आप देख लीजिए। जिन लोगों ने काफ़ी दुनिया हमसे ज़्यादा देख चुके हैं,
ठीक है, तो स्कोप काफ़ी हमारा बढ़ा हुआ है। एंड अराउंड ऑफ उनकी एज 50 मोर देन होगी, तो आप ये चीज़ जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने जो भी पीजीटीसी कोर्स के बारे में था तो अधिकतर जानकारी ले चुके। जो भी जानकारी अगर हमसे छूटी होगी तो आप वो पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा हम बात थोड़ा सा और करना चाहते हैं, हल्का सा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मैं यहाँ पे बस दो और कोर्सेज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि हमारी इतनी डिस्कशन में हर चीज़ें आ चुकी हैं। बात को सोसाइटी के चैलेंजेस मैम सब सारी चीज़ें हम लोग को बात को बता दिया गया। जो भी डाउट होगा आप पूछ लेना। तो इसमें कि मैम जो जामिया का पीजीटीसी कोर्स है उसके बारे में आपका क्या ख्याल होगा? क्या उसको करना चाहिए, वर्दी होगा कि नहीं, नॉन वर्दी होगा, क्या उसके बारे में वो आप एक बार बता सर मैंने ये कोर्स किया है पीजीटीसी कोर्स, एंड ये अच्छा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बिकॉज आपको एक सर्टिफाइड तो मिल जाता है ना गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जी। उससे हटके थोड़ा साइकोलॉजी में आपने साइकोलॉजिस्ट बन गए, मास्टर्स कर लिया, लेकिन इसमें क्या 1 साल का कोर्स कर लिया, आप करियर काउंसलर भी बन सकते हो, क्योंकि इसमें है पीजीटी, और ये आपका स्कूल्स में भी काफ़ी चलता है। ओके, तो स्कूलिंग के लिए काफ़ी सही है, बहुत अच्छा है, स्कूल में जाता है। राइट, लेकिन इसमें लाइसेंस आपको नहीं आप लाइसेंस नहीं तो मिलेगा आपको, नहीं, बस आप स्कूल में काउंसलिंग कर सकते हो, राइट कर सकते हो, तो उसके लिए काफ़ी ये बेटर ऑप्शन रहेगा, है ना? ठीक है। और अगला जो है कि जो सवाल पहले भी था, लास्ट सवाल है कि जो इग्नू को क्या प्रेफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इग्नू से मैं कर लूँगा। क्या इग्नू प्रेफरेबल? क्योंकि इतना वीडियो में आप लोग को पता चलेगा कि इग्नू अगर साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो इग्नू से तो बाकायदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो वीडियो में आपको दिख गया होगा। तो इग्नू के बारे में क्या है, क्या करना चाहिए, वर्दी होगा, नहीं क्या परेशानियाँ हैं? सर देखिए, सबकी ना नीड्स अलग अलग होती हैं, किसी घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो बच्चे इग्नू में चले जाते हैं, और साथ में उनको जॉब भी करनी होती है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि सब लोग नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें, तो बट दे वांट कि ना मुझे अपना पैशन करना है, तो दैट्स व्हाई मुझे इग्नू में एडमिशन लेना है, एटलीस्ट मेरे पास मास्टर्स डिग्री हो जाएगी। और हाँ, जो लोग के पास फाइनेंशियली स्टेबल है तो देन दे गो फॉर द रेगुलर कोर्स, रेगुलर कीजिए। अब मेरा क्या था, मेरे सीन में ऑलरेडी मैं रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ, सारे कोर्सेज मैंने। तो अगर आपका मास्टर्स के बीच में कभी भी डिस्टेंस होता है, अगर आपने मास्टर जो लिटरेचर किया, तो अगर वो आपका रहता डिस्टेंस है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। मेरा जो भी रहा है रेगुलर रहा है, मैं यूनिवर्सिटी से मैंने किया सारा कुछ, ये तो मेरा पैशन था, दैट्स व्हाई आई डिड मास्टर्स। देखो मैम ने जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया होगा, तो मैम ने इग्नू से किया था, इनका एडमिशन हो गया इसलिए क्योंकि मैम ने लिटरेचर किया और मैम ने वो एमएड करके रखा हुआ था, तो एमएड में ऑलरेडी हम लोग वो साइकोलॉजी का पार्ट एक हमारा पढ़ते हैं उसके अंदर आप, दैट्स व्हाई, क्योंकि इन्होंने किया था इग्नू से किया था, तो इग्नू से देखा कि इन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन एमएड में भी साइकोलॉजी पढ़ा कि रेगुलर बेसिस पर था, इस वजह से इस एडमिशन आमिटी में हो गया। पता नहीं सर, कभी हमेशा सबका काम करेगा नहीं सर, डोंट नो कैसे हो गया, बट बाय द गॉड ग्रेस हो गया, एंड आई एम ग्लैड कि अगर आपको लाइसेंस लेना है तो प्रेफरेंस ऑलवेज गो, अगर साइकोलॉजी ले लो साइकोलॉजी के साथ हमेशा रेगुलर नहीं, ऐसा नहीं है कि ना मैंने एमएड कर रखा था इस वजह से हो गया, वो आपका लक भी होता है, आपका मेहनत भी होता है, ठीक है, आप उस चीज़ को इंडिकेट नहीं कर सकते हो कि हाँ मेरा एजुकेशन मिलता, और इंटरव्यू वाला जब पर्सन ले रहा है वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, यू डोंट नो, एंड यू कांट बिलीव दैट जब मेरा इंटरव्यू होता, आफ्टर दैट आई टोल्ड टू माय फादर हम लोग चलते हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन होना था, एंड 4 लोगों का ग्रुप डिस्कशन हो गया था, हम लोग 8 कैंडिडेट, मीन्स कैंडिडेट्स तो काफ़ी सारे थे, उसमें से सिलेक्शन किया जाता है, उन लोगों का इंटरव्यू होता है जो एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर होते हैं, गॉट इट, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा उनका, फिर उसका ग्रुप डिस्कशन होगा, छटते जाते हैं, उसके बाद आपको सिलेक्शन देते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, तो इस वजह से तो सारे सवाल हो गए हैं। और इग्नू के लिए सर, इग्नू के बारे में एक और चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ कि इग्नू से आप जब भी करते हो तो हमारे पास 4 अभी ऑप्शंस क्रिएट कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष में जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, तो उसमें आपका है ना कि पेपर जो आपका लास्ट 3 पेपर है उसमें एक तो प्रैक्टिकल है, चलो प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं, लेकिन जो पेपर इंटर्नशिप है और जो प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। दोनों में प्रॉब्लम ये है कि इंटर्नशिप कहाँ से करें, इंटर्नशिप कहाँ से करें, उसका दिक्कत होता है। मुझे भी आई थी प्रॉब्लम, फाइल बनाने का, जब फाइल अब बना ले तो बना के जब
प्रेजेंट करते। बाकी जब आप एकेडमिक काउंसलर के पास आप जाते हो तो एकेडमिक काउंसलर कहते हैं कि फाइल आप ऐसे मत बनाओ, फाइल वैसे बनाओ, फिर आपसे दोबारा वो बनवाते हैं, अलग अलग साइन करने में फिर वो साइन नहीं करते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगर ये चीज़ें इंटर्नशिप की, अगर प्रोजेक्ट के जाते हो तो प्रोजेक्ट आप बना के जब एकेडमिक काउंसलर को जाते हो तो वो साइन करने से कहीं मना कर देते हैं। आप बहुत सारी इसके बारे में और भी जो ऑन कैमरा तो मैं नहीं कह सकता हूँ ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लम है। उसके बाद आप जब वहाँ से दे देते हो, उसका जब का एकेडमिक काउंसिल साइन कर देता है, तब उसके बाद आपको जाना होता है आरसी जो उसका रीजनल सेंटर है वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है, ताकि वो अप्रूवल देगा कि हाँ आप इस पर रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हो, तो वो उसके बाद आपको तब उसमें भी मना कर देगा तो दोबारा बनाओ। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उससे बचने के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी वो ऑप्शन आप ले सकते हो। ठीक है, तो वो काम आपका कर जाएगा। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्ति करते हैं। थैंक यू। क्या हुआ?